नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 10। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्वालिटी 10-20 सेकंड तक ठीक ना आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कंप्रेशन यूज़ करते हैं जिससे कि वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए और आप आसानी से उसको व्यू कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा और आपको सीधे क्वेश्चंस पे लेके जाऊँगा। और आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे आप, एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS और बड़ा। और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। दोस्तों इसका आंसर होगा, वो होगा ऑल ऑफ दीज। एंड्रॉयड जो है आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज मोबाइल ओएस, जिसको डेवलप किया है गूगल ने। इट इज़ पावर्ड बाय गूगल। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है एंड्रॉयड आज के ज़माने में। सेकंड आप एक देख रहे हैं iOS। मैं लिख देता हूँ वो, उसमें iOS, आप कंफ्यूज ना हो। iOS नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, इसको बनाया है एप्पल ने। इट इज़ क्रिएटेड बाय एप्पल एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स हार्डवेयर। जैसे आपका आईफोन होता है, आपका आईपैड होता है, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो होता है iOS। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आफ्टर एंड्रॉयड। सिम्बियन आप देख रहे हैं। सिम्बियन जो यूज़ होता था, आपने याद होगा आपको, सोनी के फ़ोन्स आते थे, सोनी, एरिक्सन। तो ये जो है उसमें सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। बड़ा आप देख रहे हैं BADA, जिसको क्रिएट करा था, ओरिजिनली डेवलप किया था सैमसंग ने। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है किसी भी स्मार्टफोन या टैबलेट में। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा है, एंड्रॉयड। उसके बाद कौन सा है, iOS, जो कि आईफोन का है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। Many experts are predicting that this revolution is expected to dramatically affect the way we communicate and used computer technology। तो ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन है, आप सब देख रहे हैं, 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें आंसर आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी जाएगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसने बिल्कुल बदल दिया है कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करती है, रेडियो वेव्स का यूज़ करती है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो कि विदाउट केबल्स और वायरिंग के होता है। तो ये क्या है, आप देखते हैं केबल्स अगर हम डालेंगे, अगर केबल अगर ख़राब हो गई या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी में नहीं होती है। हालांकि कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं, बट एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के। और कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि केबलिंग जो इतनी लंबी लंबी आपको लगानी पड़ती है वो नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स का यूज़ करता है फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट केबल्स, विदाउट वायरिंग। और वायरलेस नेटवर्क्स आप जानते ही हैं, आप डेली में यूज़ भी करते हैं। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब क्या है, वायरलेस नेटवर्क्स ही तो हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखें दोस्तों। The Internet was launched in 1969 when United States funded a project that developed a national computer network। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1969 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक प्रोजेक्ट फंड किया था जिसका नाम था ARPANET। दोस्तों ARPANET की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, कई बार आती भी है, मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। एडवांस्ड, A फॉर एडवांस्ड हो गया, R फॉर रिसर्च हो गया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेट का है नेटवर्क, ये ध्यान रखिए। ARPANET जो है वो यूएस में, क्वेश्चन ये भी आता है कि ARPANET किसने डेवलप किया था, तो यूएस ने डेवलप किया था। कौन से ईयर में, तो 1969 में। फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने इम्प्लीमेंट किया था प्रोटोकॉल TCP/IP को। पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने
टीसीपी आईपी को इम्प्लीमेंट किया था, प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट गवर्न ट्रांसमिशन, दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क। मैंने आपको बताया था नोड्स क्या होते हैं, किसी भी टर्मिनल्स होते हैं जो नेटवर्क में हिस्सा लेते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो एक नेटवर्क बनाते हैं, वो सब उसके पॉइंट्स क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। कंप्यूटर हो सकता है नोड, टैबलेट हो सकता है नोड, मोबाइल फ़ोन एक नोड हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। मैं आपको अभी फिर से आएगा प्रोटोकॉल में, उसमें आपको और समझाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको और ऑप्शन भी दिखने हैं, CERN, CERN। दोस्तों इसका ये क्या है? एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च पे काम करती है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। आप जानते होंगे इट ऑपरेट्स द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। जो CERN है, CERN है, ये लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है इनकी वर्ल्ड में। इसका जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा अजीब सा तो नहीं कह सकते हैं, अजीब सा ही है, काउंसिल यूरोपियन पोर ला रिसर्च न्यूक्लियर, ये फ्रेंच वर्ड है। तो ये आप देखेंगे CERN, CERN, ठीक है दोस्तों। ये 1954 में खुली थी। ये आपके लिए वैसे काम की नहीं है, बस मैंने आपको अगर जीके का कभी क्वेश्चन आता है आपका तो आपको ऐसे ही जानकारी के लिए दे दिया। वेब आप जानते हैं, वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? एक तरह का इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां पे डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज जो है होते हैं। अदर वेब रिसोर्सेज मतलब इमेजेस, वीडियोस, ये सब क्या है? वेब रिसोर्सेज है। डॉक्यूमेंट्स ये सब क्या है? वेब रिसोर्सेज है। और इनको क्या होता है? इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स को? URL से। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां पे डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे? URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो एंड जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वाया दी इंटरनेट। एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो बहुत फेमस है कि WWW का इन्वेंटर कौन है? तो वो है टिम बर्नर्स-ली, जो कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आपका इन्वेंशन कब हुआ था? 1989 में। 1969 में कौन था? ARPANET। 1989 में क्या आया? वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत काम के हैं। WWW की फुल फॉर्म पूछता है, URL की फुल फॉर्म पूछता है, WWW को इन्वेंट किसने किया था ये पूछता है, टिम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा। उसके बाद आप एक ISP देख रहे हैं। ISP क्या होता है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म भी आती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिए। ये एक एप्लीकेशन, प्रोग्राम या ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें, ठीक है। अगला सवाल देखें, अ डैश प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज। इसके अंदर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं ISP। मैंने अभी आपको बताया ISP क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें तो क्वेश्चन में तो प्रोग्राम पूछा है तो ISP तो होगा ही नहीं। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? इंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर जो आपके वेब रिसोर्सेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ही आइडेंटिफाई करता है URL, ये प्रोग्राम नहीं है। नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दीजिए। अभी वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब में आपको पूरा अभी पढ़ा चुका हूँ, बताया है मैंने आपको, पहले भी बताया था, फिर से दोबारा बता दिया है। ब्राउज़र, तो ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। आंसर यही हो जाएगा, क्या? ब्राउज़र। फिर से मैं एक बार, मैंने बहुत पहले के लेक्चर्स में भी ये समझाया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेब ब्राउज़र क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे कि आप आसानी से इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं, आप उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स किस में भेज सकते हैं आप? वर्ल्ड वाइड वेब पे, या रिट्रीव कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स कैसे आइडेंटिफाई होता है? मैंने अभी आपको बताया URL से। और इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या होता है? एक वेब पेज हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या अदर पीस ऑफ कंटेंट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउज़र। तो मैं आपको बता दूं जो पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम है एक तरह का, मैं बता दूं आपको।
ये होता है गूगल क्रोम, अब सभी यूज़ करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, वो भी है एक क्या ब्राउज़र। एक ओपेरा मिनी होता है, एक सफारी आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। मैंने आपको बाहर कहा था प्रोटोकॉल्स, अभी फिर आगे आएगा। मैंने इसका आंसर पहले ही डाल देता हूँ, प्रोटोकॉल्स इसका आंसर है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अलाउज टू और मोर एंटिटीज ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू एक्सचेंज और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि टू एंटिटीज, जो कि दो कंप्यूटर हैं, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा, उसमें कम्युनिकेशन किस तरह से होगा ये डिसाइड करते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मतलब मान लीजिए ये एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है फ्रांस में, वहाँ एक आदमी बैठा है, यहाँ एक इंडिया में बैठा हुआ है। इनके बीच में क्या है कि ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। पर अब इंडिया वाला जो है अगर यहाँ पे हिंदी में इसको भेजेगा तो इसको समझ में थोड़ी ना आएगा, तो इसको क्या है फ्रेंच में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, और फ्रांस वाला जो है वो फ्रेंच में ना भेज के हिंदी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो रूल्स हैं, क्योंकि जो भी इसने रिक्वेस्ट किया होगा फ्रांस वाले ने इंडिया वाले से, उसको समझ में थोड़ी ना आएगा अगर वो हिंदी में भेज देगा तो। इसी तरह इंडिया वाले को थोड़ी ना समझ में आएगा अगर उसको फ्रेंच में भेज देगा सारा जो भी इसने रिक्वेस्ट किया। तो इसीलिए कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होने चाहिए, यही डिसाइड करता है कौन? आपके प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें एक ऑप्शन देख रहे हैं प्रोसीजर का। प्रोसीजर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोसीजर है। देखिए ये वर्ड जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और या फिर डेटाबेस में यूज़ होता है, डीबीएमएस में। सपोज मान लीजिए ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। और ये कौन यूज़ करता है? जो प्रोग्राम बनाता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। वो कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करता है? सी प्लस प्लस, जावा, अलग अलग हैश, उसके अलावा आपका C#, ये सब आपका यूज़ करता है वो क्या लिखने के लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार ये पूरा प्रोग्राम जो है सी में लिखा होगा, कई बार कुछ पूरा प्रोग्राम जो सिंपल प्रोग्राम हो वो C++ में लिखा होगा। कई ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंदर सी का भी यूज होगा, C++ का भी होगा, जावा भी होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू रन अ प्रोग्राम। ये एक तरह का, मान लीजिए एक प्रोग्राम के अंदर क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। पहला प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हो सकता है ये सेट जो है सी में लिखा हो, सी लैंग्वेज में, ये वाला C++ में लिखा हो। तो ये क्या है? प्रोसीजर्स हैं। सी इज अ प्रोसीजर, सॉरी ये सेट क्या है? एक प्रोसीजर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि अलग अलग में लिखा हुआ है। आपको बस ध्यान ये रखना है, प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। जो भी है कोड, किसी भी कोड में लिखा हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, दैट इज क्या है? प्रोसीजर। ठीक है, अगला आप देखेंगे मैंने लिखा है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक क्या होता है? इट इज अ लिंक दैट कंटेन्स आइकन या ग्राफिक या टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट लिंक्स टू अनदर फाइल और ऑब्जेक्ट। सपोज मान लीजिए आप IBPS की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे लिखा रहता है, होम पेज पे आप गए, वो एक वेब पेज ही हो गया ना। एक किसी भी वेबसाइट का होम पेज जो है वो मेन पेज है, वो क्या है? वो एक वेबसाइट का क्या है? वेब पेज ही है। यहाँ पे आपने लिखा है रिक्रूटमेंट, आपने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया तो आपको दूसरा विंडो खुल जाता है। तो ये क्या है? एक तरह से रिक्रूटमेंट इज अ हाइपरलिंक। यहाँ पे फिर आपने रिक्रूटमेंट का पेज जब खुल गया तो यहाँ पे मार्क्स का कुछ कॉलम आ गया, रिजल्ट का कॉलम आ गया। आप जैसे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा। तो ये क्या है? दीज आर ऑल हाइपरलिंक्स, जो कि दूसरे में लिंक कर देते हैं, लिंक टू अनदर फाइल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला आप देखेंगे, इसीलिए इनको कहा गया हाइपरलिंक। ठीक है, अब आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं। मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, तब भी मैं एक बार और समझा देता हूं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? इट इज अ सेट ऑफ
it is a collection of instruction that performs a specific task. A computer program क्या है? एक collection of instruction है. ये मान लीजिए प्रोग्राम है. It is a collection, ये सारे instructions हैं. It is a collection of instruction that performs a task. मतलब suppose मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा है मैंने, दो नंबर्स इनपुट करने हैं, दो नंबर्स को आपको इनपुट करना है और उसके बाद वो उसको ऐड करके ये प्रोग्राम जो है उसका आंसर दे देगा. तो ये क्या है? एक एडिशन का प्रोग्राम है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर ये ऐड करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा. तो ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो एक प्रोग्राम है, इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर में? तो इसका आंसर है सीपीयू. कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ही इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके. ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए. कंप्यूटर को प्रोग्राम को लिखता कौन है? कंप्यूटर प्रोग्रामर. क्या यूज करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है. एक क्वेश्चन और आता है, दो तीन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं. एक चीज ध्यान रखिए, जब हम ये प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम हमने सपोज ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया या फिर किसी लैंग्वेज में लिख दिया जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, ह्यूमन उसको रीड कर सके. ठीक है, सपोज इसने ABCD, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ ABCD समथिंग और ये XYZ ऐसे करके कुछ लिखा है. अब कंप्यूटर क्या ये ABCD या XYZ समझेगा? नहीं समझेगा ना. मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं समझेगा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. इसी को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड. जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज सोर्स कोड. ठीक है. अब क्या होगा? क्या कंप्यूटर इस सोर्स कोड को समझेगा? नहीं समझेगा. इसको क्या करना पड़ेगा? फिर हमें मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा. दैट इज 1010 की फॉर्म में हमें इसको जो भी होगा चेंज करना पड़ेगा, तभी तो कंप्यूटर उसको समझ पाएगा कि ये क्या है. कंप्यूटर ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म थोड़ी ना समझेगा. इसीलिए पहले इस सोर्स कोड को जो लिखा है इसको मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा. तो ये सोर्स कोड से मशीन कोड में जो काम चेंज करने का काम करता है वो क्या करता है? कौन करता है? कंपाइलर करता है. ठीक है. इस अब मशीन कोड से क्या बन जाएगी? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है. तो क्या होता है? कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड से मशीन कोड पे ले जाना. अब एक ऐसा भी अब नया आने लगा है कि मशीन कोड को ना हटा के सीधे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे. सोर्स कोड से सीधे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाले को क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आते हैं, इस पे ध्यान रखिए. बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं. तो सोर्स कोड से जो मशीन कोड में बदलता है उसको कहते हैं कंपाइलर, और जो सोर्स कोड से डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे उसको कहते हैं इंटरप्रेटर. चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेनी इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर ओन पर्सनल साइट्स कॉल्ड वेब ब्लॉग्स. इसका आंसर होगा दोस्तों ब्लॉग्स. आप सभी जानते हैं पर्सनल साइट्स खुद बना दी जाती है. ब्लॉग क्या है? अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हम लोग पब्लिश करते हैं, और उसके अंदर हम क्या एंट्रीज होती हैं जिसको हम लोग पोस्ट कहते हैं. आप जानते होंगे पोस्ट. और पोस्ट जो है वो डिस्प्ले कैसे होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है उनका? रिवर्स होता है. जो अभी मान लीजिए आपने 9 बजे अभी एक पोस्ट डाली, एक उसका जो भी एक आपका शेयर्ड इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपने एक पोस्ट डाली 9 बजे, तो ये हो जाएगी. अगर कोई 10 बजे डालेगा तो वो इसके नीचे नहीं आएगी, इसके ऊपर जाएगी. मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट वाली है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी, यानी रिवर्स ऑर्डर में दिखेगी. ठीक है. तो ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट जो होता है वो शेयर करते हैं. ठीक है. आजकल ये एक सिंगल ऑथर वाले ब्लॉग नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑथर्स मिलके भी एक ब्लॉग बनाते हैं. अगला आप देखेंगे इसमें आपको सोशल नेटवर्क्स भी दिख रहा है. सोशल नेटवर्क्स आप सभी जानते हैं कि एक कंबाइंड इंटरेस्ट होता है, आप लोगों से जुड़ते हैं. सर्च इंजन्स क्या होता है ये भी आप बता देता हूं मैं आपको. वैसे ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दोस्तों. सर्च इंजन भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका काम क्या होता है? दैट इज डिजाइन टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब. ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब. सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड टू एज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP.
SERPs कहते हैं इसको। तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों आप जानते हैं, सपोज आपने गूगल पे ही एक क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, अगर आपने उस पर कुछ टाइप कर दिया, सपोज कुछ भी आपको चाहिए, आपने डाल दिया नरेंद्र मोदी के बारे में जानने के लिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास पेजेस आ जाएगी जहाँ पे भी वो पूरा का पूरा जो आपका सर्च इंजन है वो नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड वाइड वेब पे पूरा सर्च करेगा। जो टॉप रिजल्ट है वो ऊपर दे देगा, उसके बाद एक एक करके ऐसे ऐसे आते रहेंगे, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके आप देख सकते हैं जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी का नाम होगा वो सारे के सारे पेजेस जो हैं वर्ल्ड वाइड वेब से वो खींच लेगा और आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट। जो पेजेस ये आए इतने सारे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERPs। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। विकी क्या होता है आप जानते हैं, विकीपीडिया भी क्या है? एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इतनी सारी कंट्रीज के लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप सब जानते ही होंगे। विकीपीडिया क्या है? एक इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली सबमिट योर सर्च रिक्वेस्ट टू सेवरल सर्च इंजन्स साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। देखिए अभी मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में बताया, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, उसके अलावा आपका और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन है जो आप बिंग आपका एक सर्च इंजन है। सपोज क्या होता है, आपको सर्च इंजन क्या काम करते हैं? रिसोर्सेज जो हैं उसको एक्सेस करते हैं, उनको जो छानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, और जितने भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के तौर पे वो डिस्प्ले कर देते हैं, कोई भी आपकी जो सर्च होगा उसको। तो अब इस सर्च इंजन को भी अगर हम बात करें, मेटा सर्च इंजन क्या होता है? इसको एग्रीगेटर भी कहते हैं। एग्रीगेटर ये क्या है? ये सेवरल सर्च इंजन्स को यूज करता है। मतलब ये क्या करता है? मेटा सर्च इंजन या एग्रीगेटर क्या होता है? एक सर्च टूल होता है दैट यूजेस अनदर सर्च इंजन्स डेटा, मतलब जो भी ये अनदर सर्च इंजन्स डेटा टू प्रोड्यूस देयर ओन रिजल्ट्स। देखिए सर्च इंजन 1 का जो भी डेटा होगा उसको भी ले लेगा, सर्च इंजन 2 होगा उसका भी ले लेगा। मान लीजिए गूगल है, ये आपका बिंग है, ये आपका याहू है, ऐसे और भी हैं। तो इन सब के जो भी ये रिजल्ट्स होंगे उनको भी ये मेटा सर्च इंजन सारे के सारे एक साथ डिस्प्ले कर देगा। तो एक तरह से क्या है, ये बहुत काम की चीज़ है ना, क्योंकि आपको इतने सारे अलग अलग याहू में नहीं सर्च करना पड़ेगा, आपको अलग से गूगल में सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग से बिंग में नहीं सर्च करना पड़ेगा। आपने बस मेटा सर्च इंजन पे डाल दिया, मेटा सर्च इंजन क्या करेगा? वो सारे के सारे जितने भी ये सारे सर्च इंजन हैं इन सब के रिजल्ट्स को एक साथ डिस्प्ले कर देगा, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल वैसे जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं, पर एक मेटा क्रॉलर मैंने ऑप्शन में देखा था एक बार, मेटा क्रॉलर और एक डॉग पाइल करके, ये आप ध्यान रख लीजिए। मेटा क्रॉलर और डॉग पाइल ये क्या है? मेटा सर्च इंजन्स हैं। इंक्लूसिव सर्च इंजन्स जैसा कुछ होता नहीं है। स्पाइडर्स ये भी कुछ रेलेवेंट नहीं है। हिट्स आता है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ हिट्स क्या होता है। हिट एक तरह का रिक्वेस्ट है टू अ वेब सर्वर। किसी भी वेब सर्वर का ये के ऊपर ये एक रिक्वेस्ट होता है फॉर एनी फाइल, जैसे कि कोई वेब पेज चाहिए, कोई इमेज चाहिए। जैसे ही आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर वेब पेज किया, वेबसाइट के ऊपर कोई वेब पेज है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी सर्वर से, तो उसके नंबर ऑफ हिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, या उसी के जितनी बार आपने रिक्वेस्ट किया उतने हिट्स उसके बढ़ जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिट क्या होता है? एक रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर फॉर फाइल लाइक अ वेब पेज, इमेज, वीडियो, ये सब के लिए होता है हिट्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज बिलो इज ऑफन यूज इन अ टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन। दोस्तों किसी भी टिपिकल कंप्यूटर जो सबसे पहले डायरेक्टली एक्सेस किसको करता है? रैम को करता है। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले किसको करता है? प्राइमरी स्टोरेज को करता है। कंप्यूटर सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस करता है। प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल क्या है? रैम। तो ये रैम को सबसे पहले एक्सेस करता है। कोई भी काम करना हो, सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन करना हो कंप्यूटर को, वो सबसे पहले रैम की तरफ भागता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये एफडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है बस मैं आपको बता देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एचडीडी की आप सब जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। एफडीडी भी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज में डिफरेंस बता चुका हूँ कि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं,
कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली एक्सेस करता है वो प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं। चलिए अब हम आगे वाले सवाल पर पढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला सवाल है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स जो हैं या नोड्स जो हैं, कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस फैशन में कनेक्टेड हैं, उसी को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे रिंग टोपोलॉजी में मान लीजिए ऐसे इस तरह से है 3 4 5 6, ये क्या है? नोड्स हैं, क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। नेटवर्क में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग नोड्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये नोड्स इस फैशन में कनेक्टेड है, मतलब ईच नोड इज कनेक्टेड बाय 2 वायर्स, एक वायर है ये 2 वायर, साथ के नोड्स के ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 एडजेसेंट नोड्स, ठीक है। तो एक तरह का क्या बना लेंगे? रिंग बना लेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए अगर ये जो है ब्रेक हो जाए तो ये देखेंगे आप नेटवर्क जो है डाउन हो जाएगा। पर इसके पास कई सारे, अब इसके लिए भी क्या हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से कम्युनिकेशन चल सकता है। ऐसे भी नेटवर्क्स आ चुके हैं रिंग में। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ का बर्बाद हो गया तो ऐसे कम्युनिकेशन चलने लगेगा। तो ये आपके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण ऐसा हुआ है। अब ये क्या होता है, सपोज मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर को, कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 3 से कम्युनिकेट करना है। अभी हम मान लीजिए अभी कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होता है, एक पूरे नेटवर्क में एक टोकन घूमता है, इसको हम लोग कहते हैं टोकन। ये टोकन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। सपोज मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 3 को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा, कंप्यूटर नंबर 1 जो है इस टोकन को ले लेगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मान लीजिए 0 होती है कि कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर 1 को कुछ कंप्यूटर 3 को भेजना है तो वो इस टोकन को ले लेगा और इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा और कुछ मैसेज डाल देगा जिसको भी इसको भेजना है उसके नाम का। फिर ये आगे यहाँ जाएगा, ये टोकन इसको देखेगा, 1 देखेगा, पर ये इसके लिए मैसेज नहीं है तो इसको छोड़ देगा। ये टोकन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये टोकन 3 तक पहुंचेगा, टोकन 3 देखेगा कि अच्छा ये मैसेज मेरे लिए है, तो वो मैसेज उतार देगा और दोबारा से इस टोकन को वो लोग वैल्यू को जो है 0 कर देगा। तो ये फिर से टोकन घूमने लगेगा। फिर जब यहाँ तक ये पहुंचेगा तो ये नंबर 1 जो देखेगा कि ये जो टोकन का है ये 1 की जगह ये तो 0 हो गया, इसका मतलब जो मैसेज है वो रिसीव हो गया। तो क्या है रिंग टोपोलॉजी में, द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डेटा, मतलब ऑफ द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। अगला सवाल आप देखेंगे, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशन में 1000 पोजीशन ऑफ मेन स्टोरेज इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर। आप जानते हैं 1024 बाइट्स ये किसके इक्वल होता है, केबी के। तो के यूज होता है, किलो के, तो आंसर आ जाएगा के। इसमें क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ मेन स्टोरेज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर। मेन स्टोरेज क्या है, बाइट्स की जगह बाइट्स होता है, तो उसके साथ में जैसे ही 1000 बाइट्स हो जाएंगे तो वो के से रिप्लेस हो जाएगा। आप इसको एम मत समझ लीजिएगा, एमबी भी होता है, मेगाबाइट्स भी होता है, पर मेगाबाइट्स के अंदर ऑलरेडी 1024 इंटू 1024 बाइट्स होंगे। हमें बाइट्स के बाद जो पहला 1000 है उसका पूछा है, तो बाइट्स के साथ जैसे ही पहला 1000 कब लगता है, के में लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रोग्राम क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट्स अदर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन इज। इसका आंसर आप जानते हैं सभी, क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये को ही हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और कंप्यूटर के सारे मेन फंक्शंस, आपस में कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी कैसे कम्युनिकेट करेंगे मेमोरी के साथ, ये सब कौन देखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे अदर प्रोग्राम्स को डायरेक्ट करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है, निब्बल कहा जाता है। 4 बिट्स जो कि ये हाफ बाइट हो गया ना, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, तो हाफ बाइट हो गया 4 बिट्स, इसको नाम दिया गया है निब्बल का। याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके मुझे बताएं, और इस चैनल गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में
बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी लेक्चर्स और साथ साथ करंट अफेयर्स भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद मैथ्स और ये सब भी साथ में देखना है। IBPS से पहले मेरा टारगेट है कि मैं कोर्स ख़त्म करा दूं। मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि इजी होते हैं, ज़्यादा भी आते हैं और इजी भी होते हैं, और आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, पूरे फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ मार्क्स के ऊपर आता है कि मार्क्स कितने रहे। आजकल रीजनिंग और मैथ्स जो इतनी टाइम कंज्यूमिंग होने लगी है, आप देखेंगे कि इसके अंदर 5-6 मिनट 7 मिनट में ही आप सारे मार्क्स कमा सकते हैं। इसलिए आप इस पर फोकस करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक शुक्रिया, पढ़ते रहें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं कुछ कर रहा हूं और आप उसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।